हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थल मंडल को। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग लुसेंट के वन लाइनर को पढ़ रहे हैं। और लुसेंट के वन लाइनर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो में कि भूगोल का जो हमारा चैप्टर 5 है स्थल मंडल। ठीक है, तो हम लोग भूगोल को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 तक आ पहुंचे हैं। और हमारा हिस्ट्री वन लाइनर हिस्ट्री जो है वह कंप्लीट हो चुका है लुसेंट का। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिस्ट्री को अगर पढ़ना चाहते हैं लुसेंट हिस्ट्री को तो आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हमें भूगोल पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 जो कि है स्थल मंडल। चलिए यहाँ पर है कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। देखिए, जो स्थल मंडल है वो क्या है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। बाहरी परत यानी कि जिस पर हम सभी रहते हैं। ये जो जिस परत पर हम सभी रहते हैं उसी को स्थल मंडल कहा गया है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर बताया गया है कि जिस पर महाद्वीप तथा महासागर पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है, स्थल है। और 71% भाग पर क्या है, जल है। ठीक है, 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। ये चीज आपको याद रखना है कि पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है, यानी कि जल की मात्रा पृथ्वी पर अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह 3:7 है। अगर भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का आप अनुपात निकालिएगा तो यह 3:7 होगा। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह 3:7 है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो पृथ्वी की बाह्य परत है उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी के कुल भाग का 29% भाग जो है वह स्थल मंडल है, और स्थल है। और जो 71% भाग है वो जल है। ठीक है, और इन टोटल को मिला करके हम कहेंगे स्थल मंडल। ठीक है, और इन दोनों का जो अनुपात होगा यानी कि पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का वह 3:7 होगा। तो ये अनुपात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। अब देखिए, हम लोगों ने संपूर्ण पृथ्वी के रूप में तो देख ही लिया। अब हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में देखते हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से हम लोग 0 डिग्री यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये बीच से 0 डिग्री है गया। अब ऊपर में जो होगा वह उत्तरी गोलार्ध होगा और नीचे जो होगा वह दक्षिणी गोलार्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है ये इसमें कितना है, 61% भाग पर क्या है, जल है। और ये जो नीचे वाली है दक्षिणी गोलार्ध, इस पर 81% भाग पर क्या है, जल है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर और तथा अधिकतम गहराई जो है मेरियाना गर्त 11,022 मीटर की है। देखिए, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी पर सबसे ऊंची जगह कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कितना है, ये है 8,850 मीटर। ठीक है, अब यहीं पर एक गर्त है नीचे की तरफ, और ये गर्त जो है ये 11,022 मीटर। ठीक है, 11,022 मीटर गहरा है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई जो है वह माउंट एवरेस्ट की है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,850 मीटर। तथा पृथ्वी पर सबसे गहराई यानी कि सबसे गहरी जगह कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह की बात करें तो वह है मरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। और ये लंबाई और जो ऊंचाई और जो गहराई है, ठीक है, इसके बीच का जो अंतर है वह 20 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, तो इतना चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग स्थल मंडल को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर है कि स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी जो कि 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली
जो कि 12 से 20 किलोमीटर है। तो जो महासागरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जो स्थल मंडल है उसकी जो मोटाई है, स्थल मंडल ये मान लीजिए, तो स्थल मंडल की मोटाई यहाँ पर है 12 से 20 किलोमीटर। ठीक है, वहीं पर जब हम लोग महाद्वीपीय क्षेत्र में जाते हैं तो महाद्वीपीय क्षेत्र में इसकी जो मोटाई है वह लगभग 40 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्थल मंडल का महासागरीय क्षेत्रों में मोटाई अपेक्षाकृत अधिक है जो कि 40 किलोमीटर है, और महाद्वीपीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत 40 किलोमीटर, और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ये जो स्थल मंडल है वह क्या है, पतली है, जो कि 12 से 20 किलोमीटर के बीच है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्थल मंडल को कंप्लीट कर चुके, अब हम लोग यहाँ पर चट्टान देखेंगे, रॉक। ठीक है, यहाँ पर है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। चट्टान किसको कहते हैं, पृथ्वी के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। चट्टान यानी पत्थर, आप सभी ने देखा होगा कि पत्थर कितना कठोर होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के जो कठोर भाग हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी सतह, बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। अगर पृथ्वी की बाहरी सतह की संरचना की बात करें तो उस संरचना में लगने वाली सामग्रियों में जो है चट्टान वह मूलभूत है, वह मतलब मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई का मतलब कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, उसी से निर्मित है एक तरह से। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। तो चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। तो अब तक हम लोगों ने समझा कि पृथ्वी की जो बाहरी परत है, जो कठोर भाग है, उसको हम लोग चट्टान कहते हैं, और पृथ्वी की बाहरी परत के निर्माण में या संरचना में यह एक मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करता है। हम लोगों ने यह भी देखा यहाँ पर कि जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 3 चट्टानें कौन कौन सी होती है, पहला तो आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें से गर्म तप्त लावा निकलती है, और जिसको मैग्मा कहते हैं, वो जब ठंडा होती है कुछ समय के बाद, तो उससे क्या बनता है, उससे आग्नेय चट्टान बनता है। उसके बाद औषाधी चट्टान है। देखिए, औषाधों के जमाव के बाद, ठीक है, औषाधी चट्टान जो है वह किस तरह से निर्मित होती है, वह निर्मित होती है जब लंबे समय तक औषाधों का जमा हो, ताप, दाब और ताप के कारण उच्च दाब और रासायनिक यहाँ पर प्रक्रियाओं के बाद जो है औषाधी चट्टानों का निर्माण होता है। और सबसे जो तीसरा चट्टान है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तीसरा चट्टान जो है वह कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान जो होती है वह परिवर्तित चट्टान के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यानी कि इसका काया मतलब रूप होता है, तो इस तरह से इसका काया का परिवर्तन होता है, तो वह कायांतरित चट्टान के रूप में बनती है। ठीक है, तो ये 3 चट्टानें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी जो कायांतरित चट्टान है ये ताप, दाब एवं रासायनिक कारणों से कायांतरित होती है, परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर मूल जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानों का होता है, जो कि जो लावा से निर्मित होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आग्नेय चट्टान से शुरू करते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टान यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। ठीक है, ये हम लोगों ने जाना कि जो आग्नेय चट्टान होती है वह लावा या मैग्मा के जमने से बनती है। लावा या मैग्मा तब निकलती है पृथ्वी के अंदर से जब कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जब मैग्मा बाहर निकलती है तो उसका जमाव होता है, और लंबे समय के बाद वो ठंडा होती है, और उसके बाद इस प्रक्रिया के बाद क्या होता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आग्नेय चट्टान, जैसे कि उनका उदाहरण देख रहे हैं, जैसे कि ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, पेग्माटाइट चट्टान, डायोराइट चट्टान, ग्रेवो आदि। ठीक है, तो इन चट्टानों के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, पेग्माटाइट चट्टान, डायोराइट चट्टान। ठीक है, ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर सघन एवं जीवाश्म रहित होती है। देखिए, आग्नेय चट्टान के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो आग्नेय चट्टान है ये कैसी होती है, ये स्थूल होती है और परत रहित होती है। इसमें परत नहीं होते हैं, इस तरह के परत इसमें नहीं पाए जाते हैं। आप कई सारे पत्थर में देखे होंगे कि इस तरह से परत होता है, लाइन लाइन जैसा होता है, लाइनिंग उसमें
होता है, तो वो लाइनिंग इस अग्नेय चट्टान में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये स्थूल और ठोस सघन रूप में होते हैं। ठीक है, पूरा क्रिस्टल रूप में इस तरह से आप देखेंगे तो ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं होती है, ये क्रिस्टलीय रूप में आपको मिलेगी। ठीक है, और ये कठोर और सघन होती है, बहुत ज़्यादा कठोर होती है और यह जीवाश्म में रहित होती है। यानी कि जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अंश, यानी कि जीवों का अवशेष। तो ये चूंकि मैग्मा से बनी है, गर्म तप्त लावा के ठंडा होने के बाद बनी है, तो यहाँ पर जीवाश्म होने का बात ही नहीं है। इसीलिए जो अग्नेय चट्टान है वो जीवाश्म रहित होती है, क्योंकि वहां पर जीवाश्म का जीव का अवशेष बच ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर जीवाश्म होने की कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि जो अग्नेय चट्टान होती है वह स्थूल परत रहित, कठोर, सघन एवं जीवाश्म रहित होती है। दूसरी बात यहाँ पर अग्नेय चट्टान के रूप में, अग्नेय चट्टान का दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसका जो अग्नेय चट्टान है यह आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा ही संपन्न है, यानी कि आर्थिक रूप से इसका बहुत ज्यादा महत्व है और बहुत ज्यादा इसका मांग है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कई चीज़ों को निर्मित करने में इसका उपयोग। आखिर इसमें कारण क्या है? तो इसमें पाया जाने वाला जो कारण है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अग्नेय चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, तो इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनियम पाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी तत्वों के उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो है अग्नेय चट्टानों की आर्थिक महत्ता बढ़ जाती है, और ये अग्नेय चट्टान जो होती है बहुत ज्यादा कठोर और मजबूत होते हैं, तो कई तरह के यहाँ पर भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी इनका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें जो पाया जाता है, चुंबकीय लोहा पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, क्रोमाइट पाया जाता है और मैग्नीज पाए जाते हैं। साथ ही साथ सोना तथा प्लेटिनियम की भी उपस्थिति इसमें पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अग्नेय चट्टान जो है वह मैग्मा से निर्मित होती है, और जो अग्नेय चट्टान होती है वह परत रहित होती है, सघन होती है, कठोर होती है तथा जीवाश्म रहित होती है। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होती है, अग्नेय चट्टानों में परत की भी उपस्थिति नहीं होती है, ये कठोर होती है और सघन होती है। यह जो है अग्नेय चट्टान आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न चट्टान होती है, महंगी चट्टान होती है, इसकी आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। और इसमें जो पाए जाते हैं, चुंबकीय लोहा पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनियम भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसकी मांग भी बहुत ज्यादा है, इसकी महत्व भी ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं कि ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक होते हैं। अब घटक की बात करें तो एक है सिलिका और दूसरा है एल्युमिनियम। आपको याद रखना होगा कि ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं, एक तो है सिलिका और दूसरा है एल्युमिनियम। आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इन चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए बेसाल्ट चट्टान जो होते हैं, बेसाल्ट चट्टान या बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान से जो है वह काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, काली मृदा का निर्माण होती है। जिस क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान की उपस्थिति होगी वहां पर काली मृदा का निर्माण होगा। कारण ये है कि जो बेसाल्ट चट्टानें हैं इसमें लोहा के अंश या लोहा की मात्रा पाया जाता है। लोहे की उपस्थिति के कारण जो है बेसाल्ट चट्टानें में लोहे की उपस्थिति के कारण जो मृदा है वह काली मृदा, मतलब काली मृदा का निर्माण होती है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों से, अगर बेसाल्ट चट्टानों के टूट फूट से जब मृदा का निर्माण होगा तो वह कैसी मृदा निर्मित होगी, वह काली मृदा निर्मित होगी। ठीक है, तो इसीलिए बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मृदा का निर्माण होती है। तो बेसाल्ट चट्टान से जो है वह काली मृदा का निर्माण होता है, और आपको ध्यान में रखना होगा कि काली मृदा में किन किन फसलों को उगाया जाता है, और ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है पेग्माटाइट। पेग्माटाइट क्या है? पेग्माटाइट एक अग्नेय चट्टान है, ठीक है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। पेग्माटाइट कोडारमा यानी कि झारखंड, जो कोडारमा है वह झारखंड में है, तो कोडारमा में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। जो
पेग्माटाइट सेल है, पेग्माटाइट चट्टान है, उसी में ये जो झारखंड में जो हमें कोडरमा में अवरक मिलता है वह पेग्माटाइट में ही मिलता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कि कोडरमा में हमें अवरक मिलता है जो कि पेग्माटाइट से मिलता है, और कोडरमा में जो है ना उसको वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अवरक पाए जाते हैं कोडरमा में। ठीक है, और कोडरमा में अवरक बहुत ज़्यादा मतलब वो जो क्षेत्र है कोडरमा का क्षेत्र वह अवरक के लिए जाना जाता है, उसी के लिए इसको अवरक नगरी भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, कोडरमा को। तो ये यहाँ पर मतलब बहुत बेहतर तरीके मतलब बहुत बेहतर ही अ, जो अवरक हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, गुणवत्ता के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर है कि एकमात्र अवरक तत्व वाला खनिज नहीं है, जो पेग्माटाइट है वह एकमात्र अवरक तत्व वाला खनिज नहीं है, ये आपको यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। चलिए आगे ये बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए कुछ बॉक्स बने हुए हैं। एक तरफ देखिए यहाँ आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण लिखा गया है। ठीक है, हेडिंग है आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण, एक तरफ है आग्नेय और दूसरा है कयांत्रित। देखिए आग्नेय चट्टानों का जब रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, तो वह कयांत्रित चट्टानों में परिवर्तित होती है, रूपांतरित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट चट्टान होती है, जो आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट क्या है, एक आग्नेय चट्टान है, और जो ग्रेनाइट चट्टान का जब रूपांतरण होता है या वह परिवर्तित होती है, बदलती है, तो वह नीस चट्टान, यानी कि नीस क्या है, नीस एक कयांत्रित चट्टान हो गई, तो नीस चट्टान के रूप में वह रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, या कयांत्रित हो जाती है। उसके बाद है साइनाइट। साइनाइट क्या है, यह एक आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान यानी कि साइनाइट आग्नेय चट्टान का जब रूपांतरण होगा तो वह साइनाइट नीस कयांत्रित चट्टान के रूप में हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद ग्रोबो। ग्रोबो जो है इसका जब रूपांतरण होता है, ग्रोबो भी क्या है, एक आग्नेय चट्टान है, तो ग्रोबो का जब रूपांतरण होता है वह सरपेंटाइन कयांत्रित चट्टान बन जाती है। ठीक है, सरपेंटाइन कयांत्रित चट्टान जो है वह ग्रोबो के परिवर्तन से बनती है, रूपांतरण से बनती है। उसके बाद बेसाल्ट है। बेसाल्ट का जब परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, तो वह शिस्ट कयांत्रित चट्टान का रूप धारण कर लेती है, शिस्ट। ठीक है, उसके बाद है बेसाल्ट। अब बेसाल्ट हम लोगों ने देख लिया, बेसाल्ट जो है परिवर्तित होकर कयांत्रित होकर क्या बनेगी, शिस्ट कयांत्रित चट्टान बनेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए परिवर्तित होगी तो वो क्या कहलाएगी, मतलब परिवर्तित होकर सिल्ट बनेगी, अब उसका नाम हो जाएगा सिल्ट कयांत्रित चट्टान। ठीक है, उसके बाद है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला जो है वह एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है, और इसका जब परिवर्तन होगा, रूपांतरण होगा, तो वह ग्रेफाइट चट्टान बनेगी। अब ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट एक कयांत्रित चट्टान है जो कि बिटुमिनस कोयला से निर्मित होती है। तो इस तरह से आप चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर जो है आग्नेय चट्टानी पिंड, आग्नेय चट्टानों के कुछ पिंड जो होते हैं जैसे कि टुकड़े बड़े बड़े इस तरह के, तो उनको कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, कैसे बांटा गया है, तो मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। यानी कि जब मैग्मा जो है वह ठंडा होकर ठोस रूप धारण करती है, तो इस धारण करने की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के आग्नेय पिंडों का निर्माण होती है, आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर किया जाता है। तो ये जो आग्नेय चट्टान होती है जिनका निर्माण होता है मैग्मा के ठंडा होने के कारण, उसके मतलब जो मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने में विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंडों का जो निर्माण होता है, इनका अगर नामकरण की बात करें तो इनका नामकरण का जो आधार बनाया गया है वह इनके आकार को आधार बनाया गया है, कई बार इनके रूप को आकार बनाया गया है, इनकी स्थिति को आधार बनाया गया है, और आसपास पाई जाने वाली चट्टानों को भी इनके नामकरण में क्या किया गया है, आधार बनाया गया है। यानी कि आसपास के अगर कोई चट्टान है तो उनके आधार पर इनको नाम दिया गया है। ठीक है, अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनी है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब पृथ्वी के अंदर से यानी कि हमारी धरती के अंदर से जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, यहाँ पर अगर ज्वालामुखी का इस तरह से विस्फोट होता है तो कुछ मैग्मा जो होती है यहाँ पर बीच में ही सतह के नीचे थोड़ा सा नीचे ही क्या हो जाती है, जम जाती है, ये जम जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। यहाँ पर जो नीचे जो जमी हुई मैग्मा होती है उससे जो चट्टान बनते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, और इसमें से जो अधिकतम है वह अंदर ही
जमे हुए मैग्मा से बने होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक एक करके, जैसे कि बेथोलिथ है। बेथोलिथ क्या है? एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है, एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टानी पिंड है। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। चलिए, वेथेलिथ है, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। ठीक है, वेथेलिथ क्या है? सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, यानी कि आकार के आधार पर इसका नाम रखा गया है वेथेलिथ, क्योंकि यह सबसे बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है, यानी कि जब मैग्मा जो है पृथ्वी के जस्ट सतह के नीचे जम जाती है तो उसी को अंतर्वेदी चट्टानें कहते हैं। ठीक है, यह मैग्मीय पदार्थ का एक बृहत पिंड है। ठीक है, जो भूपर्पट्टी की गहराई में ठंडा होता है और एक बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है। ठीक है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बेथेलिथ है यह एक बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड होता है, और इसका जो निर्माण होता है वह अंतर्वेदी चट्टानों से होता है। अंतर्वेदी चट्टान क्या होते हैं? जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जो निकलती है वह सतह के अंदर जम जाती है, ठंडा हो जाती है, तो उसी को अंतर्वेदी, यानी कि उस मैग्मा से जो निर्मित चट्टाने होंगे उनको अंतर्वेदी चट्टाने कहेंगे। ठीक है, यह मैग्मीय पदार्थ का एक बृहत पिंड है, यानी कि हम मैग्मा से बना हुआ एक बड़ा पिंड है जो भूपर्पट्टी की गहराई में ठंडा होता है। हम लोगों ने बात किया है कि यह जो चट्टाने होती है, अंतर्वेदी चट्टाने, यह सतह से नीचे यानी कि भूपर्पट्टी की गहराई में ही ठंडा होती है और एक बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होती है। कैसा होती है? ये गुंबदों के रूप में विकसित होती है और जिसके किनारे खड़े होते हैं, इसकी ऊपरी तल विषम होती है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। ठीक है, तो इसकी जो ऊपरी परत होती है वह कैसी होती है? विषम होती है। यह मूलतः जो होता है वह ग्रेनाइट से बना होता है। तो बेथेलिथ जो चट्टानें होती हैं यह मूलतः किस चीज से बनी होती है? यह मूलतः ग्रेनाइट से बनी होती है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बेथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बेथेलिथ इदाहो से भी बड़ा है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। देखिए, ये बेथेलिथ आप भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये दो नाम जो यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राज्य का इदोहा बेथोलिथ जो है वह 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में विस्तृत है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेथोलिथ का विस्तार बताइए तो वो कहाँ पर हो जाएगा? एक तो इदोहो बेथोलिथ जो कि अमेरिका में है, और दूसरा जो है कोस्ट रेंज बेथोलिथ जो कि कनाडा में है। जो इदोहो बेथोलिथ है वह 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में विस्तृत है, जबकि जो कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिथ है वह इदोहो से भी बड़ा है, यानी कि यह 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये था बेथोलिथ के बारे में। हम लोगों ने बेथोलिथ के बारे में पढ़ा कि यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, सबसे बड़ा आग्नेयी चट्टान पिंड होती है, और यह जो कि अंतर्वेदी चट्टानों से निर्मित होती है, मूलतः जो है ग्रेनाइट से बनी होती है। यह एक गुंबदे के रूप में होती है। ठीक है, जो कि भूपर्पट्टी की गहराई में ठंडी होती है, और इसका जो दो क्षेत्र बताया गया है, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बेथोलिथ जो कि 40,000 वर्ग किलोमीटर का है, और दूसरा हम लोगों ने बात किया कि कनाडा का कोस्ट रेंज बेथोलिथ जो कि इदाहो से भी बड़ा है। अब यहाँ पर हम लोग अस्टॉक के देखते हैं। अस्टॉक भी क्या है? एक छोटे आकार के बेथोलिथ को अस्टॉक कहते हैं। बड़े आकार को तो बेथोलिथ कहते हैं, लेकिन जो छोटे आकार के बेथोलिथ हैं उनको क्या कहेंगे? उनको अस्टॉक कहेंगे। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। अस्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, तो इसका जो विस्तार है वह 100 वर्ग किलोमीटर से कम होगा। लेकिन ये जो अस्टॉक है ये क्या है? ये बेथेलिथ बेथेलिथ चट्टान जो है, बेथेलिथ चट्टान के छोटे आकार हैं। ठीक है, छोटे आकार के बेथेलिथ हैं। ठीक है, तो इन्हीं को अस्टॉक कहेंगे, और इनका विस्तार जो है 100 किलोमीटर से कम का होता है। चलिए अब आगे देखते हैं लेकोलिथ के बारे में जानते हैं। देखिए, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर
को उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लोकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देती है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लोकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। तो जब यहाँ पर मैग्मा जो है पृथ्वी से ऊपर उठती है, ऊपर उठते समय ये जम जाती है जब, तो ये जमकर जब छतरी नुमा आकार धारण कर लेती है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को लोकोलिथ कहते हैं। और यह ऊपर ऊपर यह मैग्मा जो होती है वह सतह से ऊपर जमती है। ठीक है, चलिए, तो इसका अगर उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण बताया गया है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लोकोलिथ के कई उदाहरण हमको मिलता है। ठीक है, ये जो है इसका जो उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड हो जाता है जो कि छतरीनुमा दिखाई देता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पर नोट डालकर लिखा हुआ है कि लोकोलिथ जो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी परती रूप है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या है कि जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेती है तो उसे लोपोलिथ कहते हैं। लोपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। तो लोपोलिथ कहाँ पर मिलते हैं? लोपोलिथ जो है वह दक्षिण अमेरिका में मिलता है। और जो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा हमारी निकलती है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसके अंदर से जो मैग्मा निकलती है वह तस्तरी रूप धारण कर लेती है, तस्तरी के रूप में बन जाती है, तो उसको लेपोलिथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर हम लोग देखते हैं फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या है? जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फेकोलिथ कहते हैं। आप देखे होंगे कि ऐसे जब मैग्मा बहती है, वीडियो देखे होंगे, तो इस तरह से होती है। तो ये जो लहरदार रूप में जमती है, ठीक है, ये लहरदार रूप में जो लहरदार आकृति में जो जमती है, इसी को फेकोलिथ कहते हैं। फेकोलिथ चट्टाने इसको को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सिल। सिल क्या है? जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को सीट कहते हैं। 1 मीटर से कम जो मोटाई वाले सिल होते हैं उनको क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का यह सतह है, यहाँ से मैग्मा ऊपर की ओर निकली, फिर ये इधर भी बहने लगे, तो इधर इधर बहकर ऐसे ऐसे जो जम जाती है इधर दूर दूर तक, ये जो जमी हुई होती है, जो कि 1 मीटर से कई सैकड़ों मीटर के मोटाई की होती है, जो कि सतह से तुरंत ऊपर जमी होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सिल कहते हैं। और जो 1 मीटर से कम मोटा होती है उसको सीट कहते हैं। ठीक है, और ऐसा जो जमाव है मैग्मा का, वह छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट है डाइक। डाइक क्या है कि जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसको डाइक कहते हैं। डाइक जब लंबवत दरार में मैग्मा जमती है तो उसको डाइक कहते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। तो झारखंड के जो सिंहभूम जिला है वहां पर हमें अनेक डाइक दिखते हैं। ठीक है, तो डाइक क्या है? जो लंबवत दरार में जमते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर औषाधी चट्टानों को देखेंगे। औषाधी चट्टानें प्राकृतिक के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के समय में दबाव एवं रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित होती है। इन्हें ही औषाधी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कैंग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेलखरी। तो ये सभी जो उदाहरण है, ये सभी औषाधी चट्टानों के उदाहरण है। औषाधी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? सिंपल याद रखिएगा, औषाधों से, छोटे छोटे जो अवसाद होते हैं, छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े जो होते हैं, ये आपस में कई वर्षों तक एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। इनके ऊपर दाब पड़ता है, ताप पड़ता है और इनके बीच कई सारी क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती है। तो ये फिर क्या होती है? परत दर परत जम जाती है। आप औषाधी चट्टानों को देखेंगे तो इस तरह से परत दर परत उनका जमाव होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? औषाधी चट्टान कहते हैं। और औषाधी चट्टान के उदाहरण में बात करें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट,
नमक की चट्टान और सेलखरी, सेलखरी ये क्या है, ये औषाधी चट्टानों के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि औषाधी चट्टानें कैसी होती है, ये परतदार होती है, ऐसे 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 इनके अंदर रेखा होगी और ये इस तरह से चट्टान होगी, बीच में उसको देखेंगे तो रेखा होगी, परत होगी, होती है। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है कि पहले ये छोटे छोटे पिंड होते हैं पत्थर के, ये धीरे 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 एक दूसरे के ऊपर जमते 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 जाते हैं और फिर इनके बीच ताप बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तो ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब इसके क्रम में यहाँ पर कई सारे जीवों के अवशेष जो मर जाते हैं वो इनके बीच फंस जाते हैं या फिर इनके बीच पड़ जाते हैं, मतलब, और उनकी वो फिर बाद में हमें क्या मिलता है कि औषाधी चट्टानों से जीवाश्म हमें पाया जाता है, मतलब औषाधी चट्टानों में हमें जीवाश्म मिलता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती है। जो औषाधी चट्टानें होती है उसमें पहली बात कि उसमें परत होती है, दूसरी बात कि जो औषाधी चट्टान होते हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और तीसरी बात कि जो ये औषाधी चट्टान है इसमें लौह अयस्क, फास्फेट फास्फेट कोयला एवं सीमेंट बनाने की जो चट्टानें होती हैं वो पाई जाती है। यानी कि लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने वाली जो पत्थर होती है वो औषाधी चट्टानें ही होती है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स फिर से बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है औषाधी चट्टानों का रूपांतरण। तो औषाधी चट्टानों का जो रूपांतरण होती है तो वह औषाधी चट्टानें रूपांतरित होकर के कयांतरित चट्टानों का रूप धारण करती है। तो यहाँ पर जो संपिंड औषाधी चट्टान है वो जब रूपांतरित होती है तो वह संपिंड शिस्ट बनती है। ठीक है, वो जब संपिंड औषाधी चट्टानें जब रूपांतरित होती है तो संपिंड शिस्ट कयांतरित चट्टानों के रूप धारण करती है। उसके बाद जब बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर क्या है, एक औषाधी चट्टान है, और जब बलुआ पत्थर का और कयांतरण होता है, रूपांतरण होता है, तो वह क्वार्टज का रूप धारण कर लेती है, और क्वार्टज क्या है, एक कयांतरित चट्टान है। ठीक है, उसके बाद जो सेल है, सेल हम लोगों ने बात किया था, तो जो सेल है ये परिवर्तित होती है जब ये रूपांतरित होती है जब, तो वह स्लेट का रूप धारण कर लेती है। चूना पत्थर का जो रूपांतरण होता है, कयांतरण होता है, तो वह संगमरमर का रूप धारण करती है। तो इस तरह से आप देख लिए यहाँ पर औषाधी चट्टानों का रूपांतरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे याद रखना है आपको कि जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदलती है, और एक और है यहाँ पर लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला जो है ये जब रूपांतरित होती है तो एंथ्रोसाइट कोयला का निर्माण करती है। एंथ्रोसाइट कोयला जो निर्मित होती है वह लिग्नाइट कोयला से निर्मित होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि खनिज तेल, यहाँ पर नेक्स्ट है कि खनिज तेल जो है औषाधी चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज तेल औषाधी चट्टानों में पाए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, अब ठीक है, पहला यहाँ पर आप पॉइंट देखिएगा कि और जो खनिज तेल हैं वो औषाधी चट्टानों में पाए जाते हैं। और खनिज तेल कहाँ पर पाए जाते हैं, औषाधी चट्टानों में पाए जाते हैं। अप्रवेशय चट्टानों की दो परतों के बीच यदि अप्रवेशय सेल की परत आ जाती है तो खनिज तेल के लिए उपयुक्त स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो ये उपयुक्त स्थिति आपको खनिज तेल के बारे में बताया गया है कि जब दो अप्रवेशय चट्टानों के बीच में एक प्रवेशय चट्टान या सेल आ जाती है तो यह अनुकूल स्थिति होती है खनिज तेल के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पर दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन को औषाधी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। देखिए जो दामोदर हुआ, महानदी तथा गोदावरी नदी, ये तीन नदियों का जो नदी बेसिन है इसमें क्या हमें मिलता है, औषाधी चट्टानों के रूप में यहाँ पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, औषाधी चट्टानें, सॉरी, जो औषाधी चट्टानें होती हैं उसमें हमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है, कोयला का प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक औषाधी चट्टानों से बना हुआ है। तो ये जो आगरा का किला हुआ, चाहे दिल्ली का जो लाल किला हुआ, ये किस चीज से बने हैं, ये बलुआ पत्थर से बने हैं। और ये बलुआ पत्थर क्या है, ये बलुआ पत्थर औषाधी चट्टानें हैं। ठीक है, तो बलुआ पत्थर नामक औषाधी चट्टानों से बने हुए हैं आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला। ये दोनों किलाओं का नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ दिया जाता है कि लाल किला का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो बलुआ पत्थर से हुआ है जो कि एक औषाधी चट्टान है। ठीक है, अब यहाँ
यहाँ पर हम लोग लास्ट देखेंगे, सबसे लास्ट जो चट्टान है वो है कयांत्री चट्टान, यानी कि तीसरे नंबर का। तो कयांत्री चट्टान क्या होती है कि ये ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कयांत्रित चट्टान का निर्माण होती है। देखिए हम लोगों ने कई बार देखा, आगे ऊपर हम लोगों ने देखा कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो परिवर्तित होकर कयांत्रित चट्टानें बन रही है। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो अवसादी चट्टानें हैं वो परिवर्तित होकर के कयांत्रित चट्टानें बन रही है। तो यहाँ पर बात यह है कि जो कयांत्रित चट्टानें हैं उनका निर्माण जो होता है काया परिवर्तन यानी कि रूप परिवर्तन से, रूपांतरण से होता है। और इसका रूपांतरण कैसे होता है? ताप के मदद से, दाब के मदद से एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण क्या होता है, उनका परिवर्तन हो जाता है, उनका रूपांतरण हो जाता है। और जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है तो वह कयांत्रित चट्टानें बनती है। देखिए जैसे कि स्लेट, संगमरमर, नाइस और शिस्ट, ये क्या है? ये सभी आग्नेय चट्टान है जो कहीं न कहीं ये जो शिस्ट, स्लेट, संगमरमर और नाइस तथा शिस्ट, ये जो है ये कयांत्रित चट्टान है जो कि कहीं न कहीं आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने हैं, जिसका चर्चा हम लोगों ने ऊपर के बॉक्सों में 2 बॉक्स में किया था। ठीक है, अब देखिए तीसरा बॉक्स जो है वह है कयांत्रित चट्टानों का रूपांतरण। देखिए कयांत्रित चट्टानें जो रूपांतरित होकर फिर से कयांत्रित चट्टानें ही बनती है। जैसे स्लेट जो है इसका जब कयांत्रण होता है, रूपांतरण जब होता है इसका, तो फाइलाइट बनता है। ठीक है, और जो फाइलाइट है इसका जब रूपांतरण होता है तो वह शिस्ट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए नोट डालकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पहले बने हैं, जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात बना है। तो सबसे पुराना सेल की अगर बात करें, सबसे पुरानी चट्टानों की बात करें तो वह कहाँ पर पाया जाता है? वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो वो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो शैलें पाई जाती है वह 430 करोड़ वर्ष पहले बने हैं। आज से 430 करोड़ वर्ष पहले बने हैं और इन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वह पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष बाद हो गया है। ठीक है, 30 करोड़ बाद क्या बन गए हैं? इन चट्टानों का निर्माण हो गया है, जो चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका उम्र है आज से 430 करोड़ वर्ष पहले वो निर्मित हुए थे। तो ये हमारा आज का जो वीडियो था स्थल मंडल पर था, और उसके बाद हम लोगों ने चट्टान को पढ़ा। अब जो स्थल मंडल के अंदर हमें ज्वालामुखी को पढ़ना है, तो कल की जो हमारी वीडियो आएगी, इसके नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वह स्थल मंडल के अंतर्गत हम लोग ज्वालामुखी को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ज्वालामुखी के ऊपर होगा, वोल्केनो के ऊपर, जिसमें हम लोग ज्वालामुखी को समझेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके पास अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के बारे में।